स्वागत है आप सभी का साइंस एंड फन पे, जहाँ पे टीचर्स आपको दिल और दिमाग दोनों से पढ़ाते हैं। तो हमने इस चैनल पे लास्ट जो वीडियो साइंस में फिजिक्स की डाली थी वो थी यूनिट्स एंड मेजरमेंट के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे, और उसी के साथ हमारा यूनिट्स एंड मेजरमेंट जो है वो ख़त्म हो गया था। तो आज हमारा नया टॉपिक क्या है, नया चैप्टर एक्चुअली आज हम शुरू कर रहे हैं, और वो है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो चैप्टर है ये काफ़ी अलग चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट से, बट मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ने के बाद जो कि अगला चैप्टर हमारा, उसके बाद मोशन इन अ प्लेन, और उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, उसके बाद वर्क एनर्जी, और उसके बाद ग्रेविटेशन, और उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ये सारे चैप्टर्स अपने आप में कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं। पहला चैप्टर बहुत अलग था, उसमें हमने बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ी, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, डिराइव्ड क्वांटिटीज़, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आई। डायमेंशंस को पढ़ा, उसके एप्लीकेशंस को पढ़ा। एक टॉपिक बहुत बड़ा जो कि एरर्स था वो डिलीट हो गया, अदरवाइज वो चैप्टर बहुत यूनिक है। लेकिन अब जो सारे चैप्टर्स आ रहे हैं वो कनेक्टेड है। मतलब कनेक्टेड का मतलब हम मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन करने के बिना मोशन इन अ प्लेन नहीं कर सकते, और ऐसे ही मोशन इन अ प्लेन और इनके बिना अगले चैप्टर नहीं कर सकते। आप एक महीने बाद भी यूनिट्स एंड मेजरमेंट कर सकते हो, ये एक इंडिविजुअल चैप्टर है, बट ये बाकी सारे आगे वाले कनेक्टेड हैं। और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर में आपको 50% चीज़ें, मतलब 50% चीज़ें नाइन्थ क्लास की मोशन की जो है वो लगेंगी। तो कहीं कहीं टॉपिक्स ऐसे होंगे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा और आपको लगेगा कि अरे ये तो नाइन्थ क्लास की ही पढ़ाई है, और जो कि बिल्कुल सही भी है। बट कहीं कहीं जगहों पे आप समझ जाओगे कि नहीं यार, ये तो नाइन्थ क्लास से काफ़ी अलग पढ़ाई भी है, हम कुछ नया भी यहाँ पे ऐड ऑन करेंगे। ठीक है, तो बिना ज़्यादा टाइम गवाए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन लेक्चर 1 को शुरू करते हैं। आई होप आप इतना तो समझते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। तो हमारे सिलेबस में मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन और मोशन इन अ प्लेन है, लेकिन एक और होता है मोशन इन 3 डायमेंशन। तो जैसे कि अगर एक, मान लो एक ट्रेन है जो एक सीधा ट्रैक पे चल रही है, बिल्कुल स्ट्रेट ट्रैक पे चल रही है, तो उसको बोल देंगे मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। लेकिन वहीं पे एक चींटी जो है वो एक फ्लोर पे चल रही है, इसको हम अगले चैप्टर मोशन इन अ प्लेन बोलेंगे, जहाँ पे आप एक पूरे प्लेन में घूमते हो। लाइक एक छिपकली है जो दीवार पे चल रही है, वो एक मोशन इन अ प्लेन है। लाइक एक पूल खेल रहे हो आप और एक बॉल सिर्फ पूल टेबल पे इधर उधर जा रही है, तो मोशन इन अ प्लेन है। लेकिन वहीं पे मोशन इन 3 डायमेंशन का मतलब है एक मक्खी जो है वो उड़ रही है, इधर उधर कहीं भी जा सकती है, वो 3 डायमेंशन में कहीं भी जा सकती है, तो मोशन इन 3D हो जाएगा। तो सबसे ईजी होता है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ना, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर्स नाम की एक पढ़ाई अभी हम पढ़ेंगे, वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है। मेनली वेक्टर्स की पढ़ाई शुरू होती है मोशन इन अ प्लेन से, और मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन से मोशन इन अ प्लेन में छलांग मारते ही काफ़ी चीज़ें जीवन बदलेगा। वही वाली बात है, वक्त बदल जाएगा, जज्बात बदल जाएंगे, ऐसे वाली बात है ना, वैसा कुछ हो जाएगा। चलो फिलहाल आज हम शुरू करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो चैप्टर को शुरू करने से पहले हम बात करें कि मैकेनिक्स क्या होता है। तो मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिजिक्स की जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मोशन और द रीजन बिहाइंड इट। यानी जो भी मोशन के बारे में पढ़ता है उस पढ़ाई को हम लोग क्या कह देते हैं, मैकेनिक्स। जब भी हम किसी मोशन के बारे में पढ़ाई करते हैं तो उस पढ़ाई को हम लोग मैकेनिक्स जो है वो कह देते हैं। अब मैकेनिक्स की पढ़ाई 3 बड़े बड़े हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहले आता है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पे है और उसकी पढ़ाई अगर की जा रही है तो इसे स्टैटिस्टिक्स कह देंगे। यानी अगर कोई भी चीज़, कोई भी पढ़ाई ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे मान के की जा रही है, या वो रेस्ट पे है और की जा रही है, उसको स्टैटिस्टिक्स कहते हैं। जैसे कि या शॉर्ट में स्टैट्स कहते हैं, स्टैटिक्स भी कहते हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, आपके सामने एक पेड़ है और वो पेड़ आपके रिस्पेक्ट में, अभी हम बात करेंगे कि मेरे रिस्पेक्ट में क्यों बोल रहा हूँ, लेकिन आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। आपके सामने एक घड़ी दीवार पे लगी हुई है और आपके रिस्पेक्ट में वो रेस्ट पे है। आपके घर के सामने एक और बिल्डिंग है, वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। और आपके घर ही के सामने बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में गाड़ी खड़ी हुई है और वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। तो इसकी पढ़ाई अगर आप कर रहे हो तो इसे स्टैटिस्टिक्स कहा जाएगा। और काइनेमेटिक्स की बात करें तो काइनेमेटिक्स एक ऐसी पढ़ाई है जिसमें हम मोशन के बारे में पढ़ते हैं, बट उसके रीज़न को नहीं पढ़ते हैं। हम मोशन के बारे में तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसके रीज़न को हम नहीं पढ़ते हैं। लाइक एक गाड़ी की स्पीड क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है, एक्स एक्सिस में जा रही है, वाई में जा रही है, इन सब की पढ़ाई को हम काइनेमेटिक्स कहते हैं, जहाँ पे हम मोशन और उसके करेक्टर्स को तो पढ़ते हैं,
बट रीज़न बिहाइंड द मोशन या फोर्सेस इन्वॉल्व उनको नहीं पढ़ते हैं। लेकिन वहीं पे काइनेमेटिक्स का मतलब तो अगर मोशन की पढ़ाई करना है तो उसके पीछे का रीज़न जहाँ जानना आ जाता है वो डायनामिक्स हो जाता है। जैसे कि बहुत सिंपल सा एक क्वेश्चन मैं अगर आपके सामने उठाऊं कि अगर मैं स्टाइलस को छोड़ता हूं तो ये नीचे जाएगा, कितनी इसकी स्पीड होगी, कितनी इसकी वेलोसिटी होगी, गिरते वक्त ये कितने स्पीड से गिरेगा, एक्सेलरेशन क्या हो, कितना टाइम लेगा, ये सारी पढ़ाई आ जाती है काइनेमेटिक्स में। लेकिन ये नीचे क्यों गया, किसने इसको खींचा, वो फोर्स कहाँ से आई, उस फोर्स का नाम क्या है, उस फोर्स की वैल्यू क्या है, तो ये सारी चीज़ें हमारी डायनेमिक्स में आती हैं। और इसीलिए डायनेमिक्स की जो पढ़ाई है वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे लगती है एज़ कम्पेयर टू काइनेमेटिक्स। डायनेमिक्स की पढ़ाई काफ़ी ज़्यादा बेहतर मुझे लगती है एज़ कम्पेयर टू काइनेमेटिक्स, क्योंकि डायनेमिक्स में आप रीज़न पढ़ते हो। शॉर्ट में बोलूँ तो जो चैप्टर हमारा सेकंड है, नई किताब के हिसाब से हमारा चैप्टर फर्स्ट हो जाएगा, तो कन्फ्यूजन ना हो, बिकॉज जिन्होंने नई किताब खरीदी है उनमें फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर नहीं है। तो ऐसे बोलता हूँ, काइनेमेटिक्स का मतलब मेरे लिए कह रहा हूँ मैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, ये जो दो चैप्टर हैं, ये दोनों के दोनों चैप्टर हमारे काइनेमेटिक्स के, जहाँ पे हम रीज़न बिहाइंड द मोशन को नहीं पढ़ते हैं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता है कि मोशन के पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे का रीज़न क्या है। लेकिन इसके आगे वाले चैप्टर जैसे कि लॉज ऑफ मोशन, LNM भी बोलते हैं इसको हम लोग, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो मैं बोल सही रहा हूँ लेकिन गलत रहा हूँ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, NLM भी बोलते हैं इस चैप्टर को, वैसे हमारे लिए इसका नाम लॉज ऑफ मोशन है। वर्क एनर्जी, ग्रेविटेशन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ये सारे चैप्टर जो हैं, ये सारे चैप्टर कहीं ना कहीं मेजरली यहाँ पे हम मोशन के रीज़न को पढ़ने वाले हैं। थोड़ा बहुत इस चैप्टर को छोड़ देते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा काइनेमेटिक्स से, थोड़ा डायनामिक्स से, बट हाँ ये है डायनामिक्स कि हम मोशन के रीज़न को भी थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके पीछे की फोर्सेज इन्वॉल्व को भी पढ़ते हैं। अब यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। तो आप में से बहुत सारे बच्चे यहाँ पे बोलेंगे, या हो सकता है इस पार्ट को स्किप कर देंगे, कि हमें तो पता ही है कि मोशन और रेस्ट क्या होता है। बट थोड़ा ध्यान दें, 9th क्लास से 11th क्लास में फ़र्क ये है कि हमारा जो दिमाग है वो 2 साल ज़्यादा चीज़ें देख चुका है, डेवलप हो चुका है, नई फिजिकल टर्म सीख चुका है। तो अब आप रेस्ट और मोशन को एक अलग नज़रिए से, एक अलग तरीके से देखने वाले हैं कि ये रेस्ट और मोशन क्या चीज़ है। देखो, डेफिनेशन के हिसाब से कोई भी चीज़ रेस्ट पे तब होती है जब वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स और टाइम के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं करती है। जैसे कि मान लेते हैं कि रोड पे यहाँ पे एक ट्री है, एक पेड़ है, और उस पेड़ के सामने यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, और 8 बजे ये गाड़ी है यहाँ पे। अब 8:01 पे ये अलग सीन है, पेड़ तो वही है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन 8:01 पे ये जो गाड़ी है वो यहाँ आ जाती है। तो पहले गाड़ी पेड़ से इतना दूरी पे थी x पे, अब वो y दूरी पे, और आपको दिख ही रहा होगा कि y इज ग्रेटर देन x। तो इसका मतलब है जो गाड़ी है उसने अपनी पोजीशन को चेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू द ट्री। तो ये बट ऑब्वियस हो जाता है कि ये पेड़ तो रेस्ट पे था, लेकिन गाड़ी ने मोशन किया है, गाड़ी मोशन में आई है। लेकिन अगर वहीं पे मैं बोलूँ कि इसी पेड़ के साथ एक खंबा था, एक स्ट्रीट लाइट थी, और वो स्ट्रीट लाइट अभी भी वहीं की वहीं है, तो गाड़ी ने तो मोशन किया, लेकिन स्ट्रीट लाइट ने कोई मोशन नहीं किया, वो रेस्ट पे। क्योंकि स्ट्रीट लाइट अपनी पोजीशन को टाइम, और पेड़ जो कि हमारे लिए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, उसके रिस्पेक्ट में वो चेंज नहीं कर रही है। लेकिन गाड़ी जो है उसने अपने टाइम के रिस्पेक्ट में और पेड़ के रिस्पेक्ट में, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन को चेंज किया है। तो बेसिकली ये खेल रहता है मोशन और रेस्ट का। अब आप सोच रहे होंगे कि यही तो परिभाषा हम लोगों ने कौन सी क्लास में पढ़ी थी, 10th क्लास में, 9th क्लास में, तो अब फ़र्क क्या है। तो आओ ज़रा समझें कि कभी कभार ऐसा भी होता है कि मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए हमें डिफरेंट या यूनिक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स चाहिए होते हैं। जैसे एक क्वेश्चन इमेजिन करते हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। क्वेश्चन ये है कि मान लेते हैं कि आप एक क्लासरूम में पढ़ रहे हैं, आपके स्कूल में जब आप जाते होंगे तो वहाँ पे बेंचेस जो हैं वो बिल्कुल जैसे हमारे ऑफलाइन सेंटर्स में जो बेंचेस हैं वो ब्लू कलर के हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक क्लास के अंदर एक बेंच लगा हुआ है, मतलब मान लेते हैं 20 बेंचेस लगे हुए हैं, एक रफ रफ बात कर लेते हैं। अब वो सारे बेंचेस आइडेंटिकल हैं। अब आप मंडे को क्लासरूम में आते हो और पढ़ते हो, और जब आप ट्यूसडे को आते हो तो उसी दिन मॉर्निंग में जो हमारे वहाँ काम वाली आंटी काम करती हैं, सफाई वगैरह करती हैं,
उन्होंने क्या किया, आगे से एक बेंच को उठा के पीछे रख दिया और पीछे के एक बेंच को उठा के आगे रख दिया। तो क्या जब आप ट्यूसडे को शाम को क्लास में आओगे तो क्या आप ये आइडेंटिफाई कर पाओगे कि बेंच इन मोशन क्या है? तो आंसर है नहीं। अगर वो आपके सामने हुआ होता तो आप पता लगा लेते, बट वो आपके पीठ पीछे हुआ है लेकिन बेंचेस सारे आइडेंटिकल हैं तो आप नहीं पता लगा पाओगे, है ना। लेकिन इसका आंसर कमेंट सेक्शन पे देना, जो मैं अगला पूछ रहा हूँ आपसे, कि अगर आगे वाले सारे जो बेंचेस हैं फर्स्ट लाइन के वो ब्लैक कलर के हैं और बाकी सारी लाइंस ब्लू कलर के हैं, और आगे से किसी भी एक बेंच को उठा के पीछे रख दिया जाए और पीछे से किसी बेंच को आगे रख दिया जाए, तो क्या अब आप मोशन पता लगा पाओगे आपकी एब्सेंस में कि नहीं? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दें। तो आई होप आप सभी का आंसर है कि यस। अब ये बहुत आसान हो जाएगा बताना। तो इसीलिए मोशन को पता लगाने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपके आसपास सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टेशनरी तो काम चल जाएगा, डिफरेंशिएबल ऑब्जेक्ट्स भी होने चाहिए। जैसे कि मैं हर बार एक एग्जांपल ये भी देता हूँ कि मान लो एक बहुत सारा संतरे का ढेर लगा हुआ है, संतरों का ढेर लगा हुआ है, और एक संतरा ऊपर से गिर के नीचे आ जाता है तो आपको नहीं पता लगेगा। आपके सामने आया तो अलग बात है, बट आपकी एब्सेंस में आया तो नहीं पता लगेगा। यहाँ पे आपकी एब्सेंस में भी अगर मोशन हुआ है तो जब आप 1-2 मिनट बाद वापस आओगे तो आप बता दोगे मोशन हो रहा है कि नहीं, क्योंकि पेड़ गाड़ी से बहुत अलग दिखता है, आसपास की सराउंडिंग बहुत अलग दिखती है। लेकिन आसपास सिर्फ संतरे थे और ऊपर से एक संतरा नीचे गिर गया तो आप मोशन के बारे में पता नहीं लगा सकते। लेकिन सोचो उन सारे संतरों के ढेर में ऊपर एक एप्पल होता और वो एप्पल अगर नीचे गिरता आपकी एब्सेंस में, तो क्या आप पता लगा लेते? तो आंसर है हाँ। तो सिर्फ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स ही आसपास होना जरूरी नहीं है, ऐसे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होना जरूरी है जो हमारे उस ऑब्जेक्ट से अलग दिखते हो सराउंडिंग, और हमारे जिस ऑब्जेक्ट को हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उनमें डिफरेंस होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर मोशन नहीं हो रहा है, वो अपने पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, तो वो रेस्ट पे कहलाया जाएगा, कर रहा है तो मोशन में कहलाया जाएगा। अब यहाँ पे मैं उस शब्द के बारे में बात करूंगा जहाँ मैं बोल रहा था कि हमारे रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे मैं एक नोट का पॉइंट लिखता हूँ और वो बात ध्यान से सुनिए। ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, बहुत जगह पे मेंशन किया गया है, बट आइंस्टाइन जी की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बहुत सारे हिस्सों में एक चीज़ ये भी बोली गई थी, बट अभी हम इसको बहुत सिंपल भाषा में अगर लिखें तो a single object can be at rest as well as in motion depending upon the, यहाँ पे मैं एक वर्ड लिख रहा हूँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये भी आज हम समझेंगे इसको, लेकिन अभी अगर आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब नहीं पता है तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ऑफ व्यू, POV। डिपेंडिंग अपॉन पॉइंट ऑफ व्यू, आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं। एक्चुअली पॉइंट ऑफ व्यू एक साइंटिफिक वर्ड नहीं है, बेहतर शब्द है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, FOR, बट अभी के लिए आप इसे POV कह सकते हो। आओ जरा समझते हैं कि इस लाइन का मतलब क्या है। आपको बस मन में ट्रू और फॉल्स बोलना है जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। आप जिस कमरे में बैठ के क्लास ले रहे हो, अभी ये वाली रिकॉर्डिंग देख रहे हो, उस कमरे के सामने या आपके कमरे में कहीं पे भी दीवार पे अगर कुछ भी लगा हुआ है, कोई पेंटिंग लगी हुई है, कोई कोई घड़ी लगी हुई है, कोई टीवी टंगा हुआ है, कुछ भी, कोई फोटो फ्रेम है, मतलब कि कहने का मतलब है कि कोई चीज़ आपके सामने, कोई ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसको देखो। और मैं आपसे अगर पूछूं कि वो चीज़ मोशन में है या रेस्ट में है, तो आपका आंसर होगा कि वो रेस्ट पे। बट क्या कहना सही नहीं है कि वो आपके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे। अगर आप इसे ब्रॉड पिक्चर से देखो तो आप मानो कि चांद पे कोई बंदा बैठा हुआ है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, बट अभी थोड़ी देर के लिए एक एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि चांद पे या सूरज पे कोई बंदा बैठा हुआ है जो कि आपके घर के अंदर झांक रहा है और उसी दीवार पे लगी हुई पेंटिंग को देख रहा है। तो मान लो मैं सन पे बैठा हुआ हूँ और मेरे पास एक बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप है, मैं टेलीस्कोप है, मैं उससे आपके घर के अंदर झांक के उस फोटो को देख रहा हूँ। तो क्या मुझे वो जो फोटो है वो मोशन में नजर आएगी या रेस्ट में? तो आंसर है वो मुझे नजर आएगी मोशन में। रीजन भी क्योंकि पूरी धरती जो है वो सन के आसपास घूम रही है और धरती के अंदर इंडिया आता है तो वो भी घूम रहा होगा, और इंडिया के अंदर यूपी आता है जहाँ पे आप रह रहे हैं,
और यूपी के अंदर मुझे नहीं पता, मैं गलत कह रहा हूँ, ऐसे ही गोरखपुर आता है, गोरखपुर के अंदर कोई सेक्टर आता है, उसके अंदर आप रह रहे हैं, तो अगर पूरी धरती घूम रही है सन के आसपास, तो आपका घर और आपके घर की वो दीवार और दीवार पे लगी वो पेंटिंग भी घूम रही होगी, विच बेसिकली मीन्स कि वो पेंटिंग अब आपके रिस्पेक्ट में, सन पे बैठे हुए इंसान के रिस्पेक्ट में मोशन में आ गई है, लेकिन घर में बैठे हुए, धरती पे बैठे हुए किसी इंसान के लिए वो रेस्ट पे। और अगर आप इतना बड़ा, इतनी दूर जाने वाला एग्जाम्पल नहीं समझ पाए, तो इसको ऐसा समझते हैं कि आप और मैं ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो मैं और आप एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं है। मैं और आप अभी ट्रेन, जैसा अभी हाल ही में एक बहुत फेमस बंदे हैं यूट्यूब पे, आप जानते होंगे, शोभित निर्वाण सर, उनके साथ मेरा एक इवेंट था झारखंड में। तो हम लोग जाती बार फ्लाइट से गए थे, लेकिन आती बार की फ्लाइट नहीं थी, तो हम लोग ट्रेन से आए थे। तो मैं और शोभित सर एक दूसरे के सामने बैठे हैं, हमने एक दूसरे के साथ बहुत सारी बातें की रिगार्डिंग एडटेक, रिगार्डिंग बच्चों का फ्यूचर, रिगार्डिंग कैसे यूट्यूब की वीडियोस काम करती हैं ऑल। और मैं और वो तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हैं, हम एक दूसरे के साथ खाना शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे के साथ बातें शेयर कर रहे हैं, हम एक दूसरे को कुछ चीज़ें दिखा रहे हैं, वीडियोस दिखा रहे हैं, तो आप और मैं तो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हुए ना। लेकिन सोचो ट्रेन के बाहर कोई अगर है, कोई पार्क में है, कोई खेत में है, कोई जगह पे है, और वो मुझे और सर को देखता है, तो हम एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में आ जाते हैं। ओ, हम उसके रिस्पेक्ट में, सॉरी, मोशन में आते हैं। यानी मान लो ट्रेन के बाहर कोई हमें ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो कहेगा कि देखो वो दोनों मोशन में हैं और झारखंड से दिल्ली जा रहे हैं, है ना। लेकिन वहीं पे मैं और सर एक दूसरे के, या मैं और सर तो छोड़ दो ना यार, उस डब्बे में बैठे और लोग जो हम एक दूसरे के साथ बैठे हैं, हम रेस्ट में। मान लो शोभित सर वहां से उठ के वॉशरूम जाते हैं, तो वो मेरे रिस्पेक्ट में मोशन में आ जाएंगे, लेकिन अभी तक तो वो रेस्ट में है। तो देखा जाए तो मेरे रिस्पेक्ट में शोभित सर रेस्ट में, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में मोशन में। तो एक ही चीज किसी एक चीज के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे हो सकती है, मोशन में, डिपेंड करता है कि जो देखने वाला है वो किस नजरिए से देख रहा है, कहाँ पे बैठा हुआ है, उसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं। तो आई होप आप ये बात समझे हो कि कोई एक चीज मोशन में भी हो सकती है और रेस्ट में भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन कि जो देखने वाला है उसका जो नजरिया है वो कैसा है। ठीक है जी, इसको पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग कहते हैं, और इसको हम आगे जाके थोड़ा और डिटेल में आइंस्टाइन जी के हिसाब से पढ़ेंगे कि उन्होंने ऐसा क्या कहा था, बट ठीक है। तो यहाँ पे एक और नोट का पॉइंट आता है, उसके बाद हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की पढ़ाई पे चलेंगे, और वो नोट का पॉइंट आता है हमारे पास पॉइंट मास, क्योंकि अब हम क्या करने वाले हैं इस पूरे चैप्टर में और आगे आने वाले चैप्टर में, अनटिल हम पहुँचेंगे सिस्टम ऑफ पार्टिकल तक, उस चैप्टर तक या उससे पहले पहले हम हर एक ऑब्जेक्ट को एक पॉइंट मास मानेंगे। अब ये पॉइंट मास क्या होता है, देखो, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैंने एक बॉल ली या एक स्टिक ली, और उस स्टिक को मैंने ऐसे पकड़ के फेंक दिया बहुत दूर, तो मैं बोलूँगा कि स्टिक कितना डिस्टेंस चली, तो आप क्या करोगे, इस स्टिक के सेंटर से इसके सेंटर का, ओह सॉरी, इस स्टिक के सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस निकाल लोगे और कह दोगे इतना दूर चली। बट अगर यही स्टिक मान लो सिर्फ ऐसे गिरेगी, मान लो ऐसे गिर जाएगी बहुत ही पास, तो यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस बहुत अलग होगा, और यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस बहुत अलग होगा, यहाँ से लेके यहाँ का बहुत अलग होगा, और ये हो जाएगा जब हम एक पूरी बॉडी को अलग अलग सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसिडर करेंगे। और ये बहुत डिफिकल्ट, मतलब बहुत डिफिकल्ट तो नहीं, लेकिन एक लेवल अब पढ़ाई हो जाएगी, जो कि हमारा इस किताब का सेकेंड लास्ट चैप्टर है, तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तब तक हम एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट मास मानेंगे। पॉइंट मास क्या होता है, जैसे कि 9th क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे और बोला होगा अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो आप डायग्राम बनाते हो, अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी 100 किलोमीटर। तो आप एक गाड़ी को एक छोटा सा पॉइंट, आप गाड़ी को एक छोटा सा डॉट मान लेते हो, तो अ कार ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी में आप उसको एक छोटा सा पॉइंट, छोटा सा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट मास मान लेते हो। तो किसी भी चीज़ को पॉइंट मास कब मानते हैं, कभी इसमें बोलूँ यार कि ये है सन और ये है अर्थ, अब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो इतना है, तो मैंने देखो सन और अर्थ को एक छोटा सा डॉट मान लिया, एक पॉइंट मास मान लिया। तो हम किसी भी चीज़ को पॉइंट मास कब मानते हैं, जब जो डिस्टेंस ट्रेवल, अगर वो अकेला बॉडी है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी जो होता है वो उसके साइज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है,
या फिर दो बॉडीज के बीच का डिस्टेंस उनके साइज के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उन्हें हम पॉइंट मास मान लें। जैसे गाड़ी है, वो 100 किलोमीटर चली, तो 100 किलोमीटर तो किसी गाड़ी की लंबाई, कैसी बातें कर रहे हो आप, 1 किलोमीटर मतलब कैसी बातें हो रही है, एक गाड़ी की लंबाई क्या ही होती होगी, मतलब 2 मीटर 3 मीटर, मतलब हद मार लो 4 मीटर 5 मीटर। 5 मीटर गाड़ी तो मुझे नहीं लगता कोई है यार, ट्रेन बड़ी होती हो क्या। लेकिन मान लो एक गाड़ी की एवरेज लंबाई कितनी होती होगी, 3 मीटर 2 मीटर 4 मीटर, और गाड़ी चल रही है 100 किलोमीटर, तो उसका जो गाड़ी का जो साइज है, वो उसकी लंबाई, उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, उसके सामने कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है का मतलब है, मतलब है ही नहीं। तो मैं गाड़ी को पॉइंट मास मान सकता हूँ। लेकिन सोचो, गाड़ी सिर्फ 4 सेंटीमीटर आगे जाती है, पार्किंग कर रही थी, उसको लगा थोड़ा जगह आगे और है, तो 4 सेंटीमीटर आगे खिसक सकती है, 10 सेंटीमीटर आगे खिसक सकती है। तो उस केस में आप गाड़ी को एक पॉइंट मास नहीं मान सकते, क्योंकि जो गाड़ी ने डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कुछ भी नहीं है एज कम्पेयर टू उसकी लंबाई। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी लंबाई के मुकाबले ज़्यादा डिस्टेंस चलता है, उसको हम पॉइंट मास कहते हैं। तो एन ऑब्जेक्ट कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर देन इट्स ओन साइज। ये तो एक ऑब्जेक्ट के लिए हुई, बट अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, दो ऑब्जेक्ट्स के केस में, जिनको हम ऐसे फोर्स वगैरह अगले 2-3 चैप्टर के बाद पढ़ेंगे, तो इन केस ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स, इफ distance between the objects is greater is greater than, if distance between the two objects is greater than their own size, greater than their own size, then objects can be considered as point mass. अब मैं यहाँ पे 3 सिचुएशन आपको दूंगा और आपको ये बताना है कि क्या हम उन्हें पॉइंट मास मान सकते हैं। मैं सिचुएशन लिखूंगा नहीं, मुंह से बोलूंगा, और 3 सिचुएशन होगी, और तीनों का आंसर आपको कमेंट सेक्शन पे लिखना होगा कि पॉइंट मास या नॉट अ पॉइंट मास। ठीक है, ऐसे करके तीनों का आंसर मैं अगली वीडियो में आंसर लूंगा, पढ़ूंगा किस किसने सही आंसर दिया है। पहला, एक क्लासरूम के अंदर एक बेंच है और उस पर 2 बच्चे जो हैं वो बैठे हुए हैं, तो क्या उन्हें पॉइंट मास माना जा सकता है, येस और नो। एक ही कमेंट में लिखना आंसर तीनों का, ठीक है, एक ही कमेंट में लिखना। सेकंड सिचुएशन है कि आप एक क्लासरूम में बैठे हो और एक बच्चा दूसरे क्लासरूम में बैठा है, तो दूसरा क्लासरूम चाहे वो साथ वाला ही हो चाहे कहीं पे भी हो, मतलब एक दूसरे क्लासरूम में बैठा हुआ है, तो क्या उन्हें पॉइंट मास माना जा सकता है। ये वाला बच्चा भी क्लासरूम के सेंटर पे बैठा हुआ है और ये वाला बच्चा भी क्लासरूम के सेंटर पे बैठा हुआ है, तो क्या इन्हें पॉइंट मास मान सकते हैं। कमेंट सेक्शन पे आपको तीनों का आंसर एक ही कमेंट में देना है। और तीसरी सिचुएशन यहाँ पे मैं आपको देता हूँ कि लेटर सपोज एक पूल खेल रहे हैं हम लोग, पूल, और पूल में आप क्या करते हो कि एक पूल में आप एक बॉल यहाँ पे है, आप उस अपनी क्यू बॉल से उसको मारते हो, और जो ये वाली बॉल है ये अपने गड्ढे में जाके गिर जाती है। तो आप बताइए क्या इन्हें पॉइंट मास इस वाली बॉल को माना जा सकता है, येस और नो। जल्दी से तीनों का आंसर आप बताइए। व्हाइट वाली बॉल से मारा रेड वाली बॉल को, तो रेड वाली बॉल गड्ढे में जाके गिर गई, तो बताओ क्या रेड वाली बॉल को पॉइंट मास माना जा सकता है कि नहीं। ये 3 सिचुएशन के आंसर आपको देने हैं, जल्दी से, आपका समय शुरू होता है अब। तीनों सिचुएशंस को एनालाइज करो जल्दी से। हाँ जी, तो आई होप आप लोगों ने आंसर जो है वो सोच लिया है और कमेंट सेक्शन पे दे भी दिया है, और अगर रिक्वेस्ट है मेरी, अगर अभी तक नहीं दिया है तो प्लीज़ आंसर दे दीजिए, क्योंकि ये सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसी सवाल के रिस्पेक्ट से आगे की जो पढ़ाई है वो डिसाइड होने वाली है। ठीक है जी, डन है जी, इसी के हिसाब से आगे की पढ़ाई जो है वो डिसाइड होने वाली है। तो आंसर है, पहले वाले केस में आप उसे पॉइंट मास नहीं मान सकते, क्योंकि वो दोनों एक ही बेंच पे बैठे हुए हैं और उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो उनके खुद के साइज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा, उनका जो बीच का डिस्टेंस है काफ़ी कम है, और ऑब्वियस बच्चों का साइज़ काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन सेकंड वाले केस में आप उन्हें पॉइंट मास मान सकते हो, क्योंकि दोनों बच्चे अलग अलग क्लासरूम में बैठे हुए हैं
और वो दोनों कमरों के सेंटर में, अब कोई भी क्लासरूम इतना छोटा तो नहीं होता है कि उनकी सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस दोनों बच्चों की साइज से भी कम हो, तो जनरली ऐसा नहीं होता है, तो आप उन्हें पॉइंट मास मान सकते हैं। और यहाँ पे भी आपने पूल बॉल को सेंटर से या लगभग यहाँ से उधर फेंका है और पूल टेबल की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, तो और एक बॉल का रेडियस मुझे लगता है 5, 10, 12 सेंटीमीटर ही होगा, तो उस केस में भी आप उसे पॉइंट मास बहुत आराम से कंसीडर जो है वो कर सकते हो। सो द पॉइंट इज़ कि पहले वाला केस इज़ नॉट द केस ऑफ पॉइंट मासेस, बट बाकी दोनों केसेस हमारे पॉइंट मास के हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के आखिरी टॉपिक के बारे में, विच इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का क्या मतलब है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है कि, इसको बहुत आसान शब्द में बोलूं तो, जब कोई किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है तो वो बन जाता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। लेकिन आपको किसी मोशन को ऑब्जर्व करने के लिए, मान लो रोड पे एक अंकल जा रहे हैं और आपको उनकी स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन ये सब निकालना है, तो इसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहली बात तो ऑब्जर्वर खुद होना चाहिए, यानी कि मैं खुद होना चाहिए। सेकेंड चीज़ जो आपके पास होनी चाहिए वो होनी चाहिए टाइम को नापने के लिए कुछ, अब वो चाहे नॉर्मल रिस्ट वॉच हो, स्टॉप वॉच हो, मोबाइल हो, सैंड डायल हो, सन डायल हो, कोई भी हो, मतलब टाइम नापने के लिए आपके पास कुछ होना चाहिए। और थर्ड चीज़ जो है वो होना चाहिए कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस को आसान भाषा में कहूँ तो डिस्टेंस को नापने के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए। आपके पास उस पर्सन की, जिसकी या किसी भी चीज़ का मोशन ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आपको उसकी इनिशियल पोजीशन और उसकी फाइनल पोजीशन पता होनी चाहिए, और उनके बीच का डिस्टेंस निकालने के लिए आपके पास कुछ भी होना चाहिए। इवन आपका हाथ भी चलेगा, आप हाथ से उसकी लंबाई नाप के बाद में जाके अपने एक हाथ की लंबाई नाप के उससे मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप एक रस्सी का, मतलब कुछ भी होना चाहिए आपके पास उस डिस्टेंस को नापने के लिए। तो इन तीनों चीज़ों का जो मिलाप है, यानी कि ऑब्जर्वर, कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब डिस्टेंस नापने के लिए कुछ, एंड टाइम नापने के लिए कुछ, यानी कि वॉच कह लो, इन तीनों के मिलके बनता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या मैं इस वक्त एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हूँ? तो आंसर है क्योंकि मेरी जेब में मोबाइल पड़ा हुआ है और मैं ऑब्जर्वर हूँ, और मैं रोड पे जाते हुए किसी भी अंकल को ऑब्जर्व कर सकता हूँ, उनके मोशन को, मैं वो कहाँ से शुरू हुए और कहाँ वो रुके, या मैंने कहाँ तक उन्हें ऑब्जर्व किया, उसके बीच का डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। मेरे पास घड़ी है, मैं स्टॉप वॉच ऑन करके, मतलब मोबाइल में, ये देख सकता हूँ कितना टाइम उनको वहाँ जाके लगा, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्शन सब निकाल सकता हूँ। तो मैं एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। आसान भाषा में फ्रेम ऑफ रेफरेंस लगभग हम सब हैं अगर हमारे पास घड़ी है तो, क्योंकि डिस्टेंस तो हम निकाल लें किसी भी तरीके से यूजिंग इवन आवर हैंड्स, है ना। तो अगर हमारे पास किसी भी रूप में घड़ी है तो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं। ठीक है जी। तो the frame of reference is a system of coordinate axes. Coordinate axis is actually for distance या डिस्प्लेसमेंट, जिसको भी हम पढ़ेंगे, इनमें फ़र्क क्या है अगले लेक्चर में। लेकिन कोऑर्डिनेट एक्सेस मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना। अटैच टू एन ऑब्जर्वर, जो मोशन को ऑब्जर्व करेगा, ऑब्वियस बात है। हैविंग अ क्लॉक, अगेन अ क्लॉक मीन्स एनी क्लॉक, लाइक वो मिट्टी वाली क्लॉक भी जो 1-1 मिनट या 10-10 सेकेंड या 2-2 मिनट की आती है, वो भी चलेगी, बस एरर बढ़ जाएंगे, लेकिन क्लॉक तो क्लॉक है। तो क्लॉक होनी चाहिए, इसको हम लोग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहेंगे, और ये किसी भी दूसरी चीज़ की पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन और कोई भी और चीज़ें निकालने में हेल्प करेगा, तो इसको हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कह देंगे। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो टाइप का होता है, वो है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? जिसमें जो ऑब्जर्वर होता है, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा होता है, वो या तो खुद रेस्ट पे होता है या वो सेम वेलोसिटी से, सेम स्पीड से दौड़ रहा होता है, जिसको हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। मान लो मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं किसी और चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा हूँ, तो या तो मैं रेस्ट पे रहूँ और वो चीज़ के मोशन को ऑब्जर्व करूँ, लेकिन अगर मैं चल भी रहा हूँ तो मेरी स्पीड यूनिफॉर्म होनी चाहिए। मान लो मैं किसी गाड़ी में भी बैठा हुआ हूँ तो मेरी गाड़ी सेम स्पीड पे चलनी चाहिए, तो मैं जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाया जाऊंगा उसको बोला जाएगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें जो ऑब्जर्वर खुद होता है वो या तो रेस्ट पे होता है या यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा होता है। लेकिन मान लो मैं एक ऑब्जर्वर हूँ और मैं एक ऐसी गाड़ी में बैठ के दूसरे मोशन को ऑब्जर्व कर रहा हूँ जिसमें गाड़ी की स्पीड ही बार बार खुद क्या हो रही है, चेंज, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो मैं कहलाया जाऊँगा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या लिखा हुआ है, आओ जरा पढ़ें। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हाँ, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें ऑब्जर्वर जो होता है वो या तो रेस्ट पे होता है या वो मूव कर रहा होता है खुद विद कांस्टेंट स्पीड या वेलोसिटी, उसे बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपका होमवर्क है
कि आप इस लाइन के बारे में सोचेंगे। ये हमारी आज की डिस्कशन नहीं है कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसमें न्यूटन जी के सारे लॉ तीनों के तीनों लॉ वैलिड होते हैं। क्यों, ये आपको सोचना है अगले लेक्चर तक, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सोच वाली ये बात है। बट अभी के लिए नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा, जिसमें जो ऑब्जर्वर है, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, वो खुद एक नॉन यूनिफॉर्म स्पीड यानी वेरिएबल स्पीड यानी कि ऐसी स्पीड जो बार बार चेंज हो रही है उस पर वो खुद है, यानी रेस्ट पे तो बिल्कुल नहीं है। और मोशन में भी ऐसा मोशन में है जो बार बार अपनी वेलोसिटी को स्पीड को चेंज कर रहा है। तो ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब मेरे लिए आपके मतलब मैं आपके लिए दो सवाल यहाँ पे पूछ रहा हूँ जो कि होमवर्क है आपके ओरल है। पहला, कि ऐसा क्यों लिखा हुआ है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन जी के लॉ वैलिड है, क्योंकि न्यूटन जी के लॉ तो हर जगह वैलिड होने चाहिए, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन जी के लॉ वैलिड क्यों नहीं है। और दूसरा सवाल जो कि ज़्यादा बेहतर सवाल है कि आपके हिसाब से कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो बेहतर है, कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो ज़्यादा अच्छा है, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़्यादा अच्छा है। इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज बेटर, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस या फिर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बात समझ में आ गई? तो ये आपको बताना है। ओके, मन में कोई सवाल चल रहा हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। अगले लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको देंगे और साथ ही साथ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और स्पीड वेलोसिटी, ये 4 टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद हम लोग एक्सेलरेशन और इक्वेशन ऑफ मोशन पर चलेंगे एंड आफ्टर दैट हम लोग उनकी डेरिवेशन और ग्राफ वगैरह पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, मैथ्स के कुछ टूल्स हैं। मतलब कि अच्छा चैप्टर है, थोड़ा लंबा जर्नी है एज़ कम्पेयर टू यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बट बहुत सारी चीज़ें आप नई या न्यू भी सीखी। जैसे आज आपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक नई चीज़ सीखी होगी जो 9th में आपने नहीं पढ़ी थी। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच। थैंक यू।